गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट सेकंड चैप्टर है हमारा राजा राममोहन राय। और आज के लेक्चर का टॉपिक है राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार। राजा राममोहन राय की भारत में सामाजिक सुधारों को लागू करने की उतनी ही तीव्र उत्कंठा थी जितनी कि धार्मिक सुधारों के लिए। राय के सामाजिक विचारों के निर्माण में अनेक तत्वों के योगदान को देखा जा सकता है, परंतु सर्वाधिक योगदान उनके धार्मिक चिंतन को ही जाता है। रॉय ने प्राचीन हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों के दार्शनिक अध्ययन द्वारा उन आधारभूत नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट किया जिनके आधार पर कुरीतियों से घिरे परंपरागत भारतीय समाज में सुधार किया जा सकता था और एक स्वस्थ व आधुनिक समाज की स्थापना की जा सकती थी। रॉय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा मात्र एक धार्मिक संस्था नहीं थी, अपितु प्रबुद्ध भारतीय वर्ग की ऐसी विचार गोष्ठी थी जिसने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं पर विचार किया और उनके समाधान भी सुझाए। रॉय के प्रमुख सामाजिक विचार इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है परंपरावादिता का विरोध। रॉय के युग की भारतीय समाज व्यवस्था अत्यधिक परंपरावादी एवं अनुदारवादी थी, जिसके कारण भारतीय जीवन सामाजिक अन्याय से पीड़ित था। रॉय ने इन सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक व राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध किया और इनके विरोध में अनेक तर्क दिए। उन्होंने कहा कि मात्र प्राचीनता के आधार पर किसी सामाजिक कुरीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वेद एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित हिंदू धर्म में इन कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन सामाजिक कुरीतियों का कोई वास्तविक धार्मिक व नैतिक आधार नहीं है। इन सामाजिक कुरीतियों के कारण भारतीय समाज का लगातार पतन या विनाश हो रहा है, अतः इन्हें शीघ्र ही त्याग दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जाति प्रथा व सामाजिक अन्याय का विरोध। रॉय ने जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक अन्याय को स्पष्ट रूप से प्रकट किया और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अंग ही नहीं है। रॉय ने जाति व्यवस्था में निहित ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना को हिंदुओं के सामाजिक विघटन व दुर्बलता का कारण माना और इस रूप में जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का कलंक घोषित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को हिंदुओं की राजनीतिक दुर्बलता का भी कारण बताया और इस विषय में लिखा, उनके बीच असंख्य विभाजनों एवं उपविभाजनों को पैदा करने वाली जाति प्रथा ने उनको राजनीतिक चेतना से शून्य कर दिया है और असंख्य धार्मिक कर्मकांडों एवं शुद्धिकरण के नियमों ने उनको किसी भी कठिन और साहसपूर्ण कार्य करने के योग्य ही नहीं छोड़ा है। राय ने जन्म पर आधारित जाति की व्यवस्था की आलोचना की और बताया कि जाति जन्म से नहीं कर्म से मानी जानी चाहिए। मनुष्यों के बीच श्रेष्ठता का निर्णय जन्म या जाति के आधार पर नहीं अपितु गुणों के आधार पर ही किया जा सकता है। राय ने संकीर्ण जातीय आचारों का विरोध किया और इसके साथ ही जातिगत बंधनों व नियंत्रणों की समाप्ति के लिए शैव विवाह का समर्थन किया। थर्ड पॉइंट है सामाजिक जीवन में नारी की शक्ति और गौरव में विश्वास। रॉय के समय में नारी को हेय दृष्टि से देखा जाता था। राय ने प्राचीन वैदिक समाज के इतिहास तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि अतीत में हिंदू स्त्रियों को अत्यंत
श्रेष्ठ सामाजिक दर्जा प्राप्त था। स्त्रियों की सामाजिक जीवन में भागीदारी स्वीकारी गई थी। गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, लीलावती आदि विदुषी स्त्रियों ने पुरुष वर्ग में पर्याप्त प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। रॉय ने अपने युग की इस मान्यता का विरोध किया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में बौद्धिक, मानसिक व चारित्रिक दृष्टि से निम्न होती है। उनका मत था कि यदि स्त्रियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हों तो वे इन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ प्रमाणित हो सकती है, और उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि हिंदू पुरुष स्त्री को देवी के रूप में पूजने को तो तैयार थे, परंतु उसकी सामाजिक दुरावस्था को सुधारने के विरोधी थे। उनका निष्कर्ष था कि स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए हिंदू धर्म अथवा स्वयं हिंदू स्त्रियां नहीं, अपितु हिंदू अभिजन वर्ग के सामाजिक व आर्थिक स्वार्थ ही उत्तरदायी थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की दुरावस्था के कारण और निवारण के उपाय। रॉय ने स्त्रियों की दीनहीन अवस्था के लिए अपने युग की जिन परंपराओं एवं मान्यताओं को मुख्यतः दोषी माना, वे इस प्रकार हैं: सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह की प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना आदि। रॉय के युग में बंगाल के कुलीन परिवारों और विशेषकर ब्राह्मणों में सती प्रथा मौजूद थी। राजा राममोहन राय इस प्रथा के घोर विरोधी थे, क्योंकि यह उनकी दृष्टि में अमानवीय एवं क्रूर थी। उनके अनुसार सती होना एक प्रकार से व्यक्ति की हत्या है। यह प्रथा शास्त्र सम्मत भी नहीं है। उनका मत था कि इस कुप्रथा के पीछे मृत व्यक्ति के परिवारजनों की स्वार्थ भावना थी, क्योंकि उस विधवा का भरण पोषण के खर्च का बोझ अन्य परिवारजन को उठाना पड़ेगा। अपने लेखों तथा इस विषय पर लिखी अपनी पुस्तिका के अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, यह याचिकाकर्ता अपने स्वयं के तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अनुभवों से पूर्णतः अवगत है कि ऐसे अनेक मामले प्रायः घटित हुए हैं जब महिलाओं को उनके परिवारजन, जिनका हित उस महिला के न रहने में था, द्वारा समझाया जाता था कि वे अपने मृत पति के साथ चिता पर जलकर सती हो जाए। उन्हें रस्सों के द्वारा बांध दिया जाता है जब तक कि वे आग की लपटों द्वारा जलकर समाप्त नहीं हो जाती। आपसे याचिकाकर्ता सविनय निवेदन करता है कि इस प्रकार के उदाहरण सभी शास्त्र तथा सभी राष्ट्रों की सामान्य बुद्धि के अनुसार हत्या है। यह राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया था। यही कारण है कि राजा राममोहन राय को भारतीय समाज सुधारकों की अग्रिम पंक्ति में आज भी सम्माननीय स्थान प्राप्त है और सदैव उनका स्थान सम्माननीय रहेगा। रॉय ने विधवा स्त्रियों की परिवार एवं समाज में दुरावस्था का जो प्रमुख कारण है, उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित किए जाने की परंपरा को माना। रॉय ने प्राचीन भारत के नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि विधिशास्त्रियों के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म के अनुसार विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति में पुत्र के समान आधा हिस्सा और
पुत्री को 1/4 हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। इस संबंध में रॉय ने 1822 में अपना प्रसिद्ध निबंध लिखा। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के अधिकार और इनके आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियाँ। रॉय ने विधवा स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया ताकि वे सम्मान का जीवन जी सकें। तत्कालीन हिंदू समाज में अल्प आयु की विधवाओं की संख्या पर्याप्त थी, जिसके लिए रॉय ने बाल विवाह की प्रथा को दोषी माना और इस प्रथा की तीव्र आलोचना की। इसके साथ ही रॉय ने युवावस्था वाली विधवाओं के पुनर्विवाह की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में शैव विवाह की परंपरा का समर्थन किया। रॉय ने प्रौढ़ावस्था की विधवाओं को शिक्षित करने व आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्रियों के हितों व सम्मान की रक्षा के लिए बहुपत्नी प्रथा का कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने पर्दा प्रथा की निंदा की और कहा कि भारत के उत्थान के लिए स्त्रियों को सामाजिक जीवन में भाग लेना चाहिए। स्त्रियों के कल्याण के लिए उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य बताया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राय यूरोपीय राज्यों के उत्थान से अत्यंत प्रभावित थे। अपने विशद अनुभव और अध्ययन के आधार पर वे इस निर्णय पर पहुँचे कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के पुनर्गठन आधुनिक आधारों पर किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व आर्थिक सुधार आदि के विचारों पर बल दिया। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। उन्होंने परंपराओं, अबुद्धिवाद एवं अंधविश्वासों में जकड़े भारतीय समाज में जागृति लाने के लिए प्राचीन शास्त्रों की उदार एवं आधुनिक व्याख्याएं की और यूरोपीय समाज की लाभपूर्ण प्रवृत्तियों को अपनाने पर बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार वे लोगों में ऐसी चेतना का विकास करना चाहते थे कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहे और इसके साथ ही अन्य संस्कृतियों के श्रेष्ठ अंशों को भी समझ सके और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग कर सकें। अब हम देखते हैं रॉय के शिक्षा संबंधी विचार। रॉय के समस्त चिंतन का मूल उद्देश्य था भारतीय समाज को मध्ययुगीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना, ताकि भारत विश्व के विकसित एवं समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रॉय ने शिक्षा को सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकारा और भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कठिन परिश्रम किया। रॉय के शिक्षा संबंधी विचार किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का एक उपयोगी साधन माना। रॉय का मत था कि मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, अपितु यह भारत के बौद्धिक और भौतिक विकास में बाधक भी है। यह शिक्षा पद्धति इस पर मंदिरों व मठों से जुड़े हुए पुरोहित वर्ग का एकाधिकार है और इसके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्मशास्त्रों एवं पौराणिक साहित्य की प्रधानता है। यह शिक्षा पद्धति अपनी प्रकृति से अनुदारवादी, परंपरागत और संकीर्ण है।
इसलिए रॉय का निष्कर्ष था कि इस शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय समाज मध्ययुगीन मानसिकता का दास ही रह सकता है और आधुनिक युग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया। यद्यपि रॉय ने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम का विरोध किया, परंतु उनकी भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में गहरी आस्था थी। वे व्यक्ति एवं राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान के लिए धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए एकेश्वरवादी दर्शन की शिक्षा पर जोर देते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। रॉय ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद किया ताकि सामान्य जन अपने दर्शन, संस्कृति तथा साहित्य की महान परंपरा से अवगत हो सके। रॉय मंदिरों से जुड़ी पाठशाला प्रणाली और गुरुकुल प्रणाली के विरोधी थे और इसके स्थान पर स्कूल प्रणाली पर आधारित पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। वे पाश्चात्य पाठ्यक्रम के भी समर्थक थे और वे चाहते थे कि यूरोप की तरह भारत में भी पाठ्यक्रम में इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों के साथ ही प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों तथा गणित आदि की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। रॉय अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भारत के विकास की एक अनिवार्य शर्त मानते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के विस्तार पर खर्च के लिए मंजूर संपूर्ण राशि को संस्कृत भाषा एवं भारतीय पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षा संस्थानों पर व्यय करने का निर्णय लिया तो रॉय ने इसका विरोध किया और 1823 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्ट्स को पत्र में लिखा, यदि ब्रिटिश संसद का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना हो तो इसके लिए संस्कृत शिक्षा पद्धति ही अच्छी है, परंतु जब सरकार देशी जनता की उन्नति करना चाहती है तब उसे उदार एवं प्रबुद्ध शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन देते हुए गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि जैसे लाभदायक विषयों की शिक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए। रॉय ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किए। सन 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। सन 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। रॉय ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया और भारतीयों को अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित किया। रॉय ने राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। उनका मत था कि प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग एवं जातियों के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राप्त होने चाहिए। रॉय के विचार शिक्षा के संबंध में किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं थे। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने से ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनसाधारण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से ही देश आगे बढ़ सकता है, और इस आधार पर ही उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग कर अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में भारत को लाना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।